गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की कि हम उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो किन आधारों पर करते हैं। इस बार हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है उद्योगों का स्थानीकरण। स्थानीकरण या स्थानीयकरण भी कई जगह लिखा है। उद्योगों का स्थानीकरण का अर्थ है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री किस तरह से तय होती है, यह समझने वाली बात है कि हम उद्योगों को कहीं जहाँ हमारा मन करा वहाँ पर लगा सकते हैं, या उद्योगों को लगाने के लिए कुछ कारक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कारक अर्थात कि यह कारण होगा तभी उद्योग स्थापित हो सकता है। क्या इनके आधार पर हम उद्योगों को लगाते हैं? तो हम इसी विषय में आज चर्चा करेंगे कि उद्योगों को स्थानीयकरण किस को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहले हम उद्योग किसे कहते हैं हमने इस पे चर्चा की। हिंदी में हमने ये समझा कि उद्योग उद्यम शब्द से बना है। उद्यम शब्द का अर्थ है काम करना, इसी से हमने उद्योग किया। फिर हम इस काम करने को, हम हाथ से काम करने को हस्तकरघा तक पहुँचते हैं जो हमारे मशीनीकृत स्वरूप को दर्शाता है। और इसके बाद मशीनीकृत स्वरूप के बाद हम पहुँचते हैं जब हमारा ऊर्जा का प्रयोग करके हम मशीनों के काम करने की गति बढ़ा देते हैं। और वो कौन सा युग था? वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मैंने आपसे बार बार चर्चा की है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं? हम उसे बदलाव नहीं कहते, रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। अचानक से उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन किस कारण बढ़ा? कि हम जो कपड़ा एक दिन में तैयार कर रहे थे 10 मीटर, वो कपड़ा जो कपड़ा हम 20 दिन में 1 मीटर तैयार कर रहे थे वो एक दिन में 10 मीटर तैयार होने लगा। एग्जाम्पल समझिए। अब तब इसके फलस्वरूप हमें क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया था, अब उद्योग लगने शुरू हुए थे। तो इसके फलस्वरूप भूगोलवेताओं ने, जो इकोनॉमिस्ट थे यानी अर्थशास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने इसके आधार पर कुछ कारक समझे और उनके आधार पर बताया कि कौन से कारक है जो उद्योगों की अवस्थिति यानी जगह को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। किस तरह से है? रॉ मटेरियल उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो गन्ने वाली जगह जहाँ पर गन्ना बोया जाता है, वहीं पर गन्ने की पिराई वाले स्थान मिलते हैं और वहीं पर चीनी उद्योग भी मिलते हैं। आप आजकल जो हमारा मौसम चल रहा है, सर्दी के इस मौसम में आप देख रहे हैं जहाँ गन्ने के क्षेत्र हैं वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ कोल्हू चल रहे हैं। दूसरा, चीनी मिलों में गन्ने की ट्रॉलियाँ पहुँच रही हैं। तो यह उन्हीं स्थानों पर लगाया जाता है जिन स्थानों पर कच्चे माल की उपलब्धता है। अगर कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है तो नहीं लगा सकते, उससे हमें नुकसान होगा। हम ये नहीं कर सकते हैं कि फरीदाबाद में गन्ना हो रहा है और हम चंडीगढ़ में जाके उद्योग लगा लें, इससे नुकसान है। क्योंकि जो गन्ने का रस होता है उसमें ह्रासमान कारक होता है कि उसमें जो वेट लूज होता है शुगर का, इसलिए हम उसे दूर नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से कच्चा माल निर्धारित करता है। जैसे हम लोहे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोह अयस्क का या आयरन ओर का। लोह अयस्क हमारा आधारभूत उद्योग में है या की इंडस्ट्री है। किस तरह से की इंडस्ट्री है कि जहां हम वहीं लोह अयस्क उद्योग को लगाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता लोह अयस्क वाले क्षेत्रों में। आप देखेंगे कि झारखंड में उन्हीं क्षेत्रों पे हमने लोह अयस्क उद्योग है जहां पर कच्चा माल मिल रहा है। इसलिए कच्चा माल एक महत्वपूर्ण निर्धारक है किसमें? उद्योगों की अवस्थिति तय करने में। दूसरा है श्रम का अर्थ है लेबर या श्रमिक।
श्रमिक की उपलब्धता भी उद्योगों के स्थानीयकरण को निर्धारित करते हैं। आपने उद्योग लगा दिया है और आपकी अवेलेबिलिटी है नहीं कि मजदूर काम करने के लिए मिल नहीं रहे हैं, तो फिर इससे अगर मजदूर मिल रहे हैं वो महंगे मिल रहे हैं या जो श्रमिक है उनका वेतनमान महंगा है, तो इससे क्या होगा, आप उस जगह उद्योग नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएंगी अगर महंगे मजदूर मिलेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से एक कारक तो ये तय होता है। हम बात कर रहे थे कि श्रम किस तरह से महत्वपूर्ण है। श्रम में एक तो सस्ती या उचित दर पर मजदूर मिलना भी है, इसके साथ कुछ काम विशिष्टीकृत भी होते हैं। जैसे चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग में कुछ विशिष्टीकृत काम है, यानी चमड़े को रंगने के, उसे साफ करने के बहुत सारी विधियाँ हैं जो विशिष्टीकृत यानी स्किल्ड लेबर ही चाहिए उसके लिए, और वो स्किल्ड लेबर की आप व्याप्ति देखेंगे कि आगरा के आसपास है, इसलिए चमड़ा उद्योग का विकास आगरा के आसपास हुआ है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई अगर स्किल्ड बेस है तो हम स्किल्ड बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो वहाँ लगाए जाए, इस तरह के श्रमिक मिलते हैं। आप बनारसी साड़ी का जो उद्योग है, जय मान लीजिए कुटीर उद्योग, बनारसी साड़ी का कुटीर उद्योग हर जगह नहीं लगा सकते, वो फरीदाबाद में नहीं लग सकता, वो कहाँ लग रहा है, वो बनारस में ही लग रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास स्किल है, वो जो विशिष्टीकृत तरीके उन्हें पता है, तो इसलिए वो उद्योग वहीं स्थापित हो सकता है। तो इस तरह से श्रम और श्रम का विशिष्टीकरण और स्किल्ड लेबर ये बहुत महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं, किसके लिए, उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए। तीसरा कारक है पूंजी यानी कैपिटल यानी मुद्रा। पूंजी को हम समझते हैं कि हम कितना निवेश कर सकते हैं, अर्थात हम कितने पैसे लगा सकते हैं, रुपए पैसे लगा सकते हैं, उसके आधार पर उद्योग खोल सकते हैं। तो पूंजी किसी उद्योग को खोलने के लिए महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। जो बड़े पैमाने के उद्योग हो उसमें बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, उसे कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं खोल सकता, अगर वो खोलेगा उसके पास इतनी पूंजी होनी चाहिए कि वो खोल सके। तो आप समझ रहे हैं कि बड़े पैमाने के उद्योग में सरकारें भी इन्वेस्ट करती है या कंपनी इन्वेस्ट करती है लगाने के लिए। फिर आप देखते हैं कि लघु पैमाने के उद्योग हैं, उनमें पूंजी की मात्रा उस तरह से नहीं है। तो हम जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी के दरवाजे बनाने हैं, लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए हम छोटी मशीनें और पूंजी चाहिए, उसमें बड़े पैमाने के उद्योगों जितनी पूंजी नहीं लगेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन उद्योगों को अपने आसपास खोल रहे हैं और पूंजी की मात्रा के अनुसार कम पूंजी से वो 2 या 3 व्यक्ति मिलके या 1 व्यक्ति मिलके खोल सकता है। तीसरा हम पूंजी देखते हैं कि कम पूंजी पे हम जैसे कि कुटीर उद्योग है, घरों में हमें कागज़ के लिफाफे बनाने हैं, तो हमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में यानी 5 से 10 हज़ार इन्वेस्टमेंट हमें क्या कागज़ के लिफाफे बनने के लिए हमें कैंची चाहिए, पुराने अखबार चाहिए हैं और हमें गोंद चाहिए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम है और घर के सदस्य ही काम में लग सकते हैं। तो इस तरह से हम उसे अपने घर में ही खोल सकते हैं। तो कहाँ उद्योग किस तरह की पूंजी से उद्योग का स्थानीयकरण निर्धारित होता है। तो तीसरा कारक है पूंजी। पहला कारक है कच्चा माल, दूसरा कारक है श्रम यानी श्रमिक, तीसरा कारक है पूंजी, चौथा कारक हम कह रहे हैं कि ऊर्जा किस तरह से महत्वपूर्ण है। हम ऊर्जा को 2 तरह से समझ सकते हैं उद्योगों के स्थानीयकरण में। एक ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, दूसरा है ऊर्जा के मॉडर्न यानी आधुनिक स्रोत। तो ये 2 तरह से ट्रेडिशनल और मॉडर्न में समझते हैं हम इनको। तो जो हमारे ऊर्जा के परंपरागत हैं, जैसे कोयला है, वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। कोयले से उससे क्या है, हम स्टीम पैदा करते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है हमारे उद्योग में, जब हमारा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। आप देखेंगे कि जहाँ आपका लोएस्क मिल रहा है, आपका कोयला मिल रहा है, वहीं लोएस्क उद्योग स्थापित है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको 1 टन लोहा बनाना है, 1 टन आपको लोहा बनाना है
यानी आयरन बनाना, उसके आपको आयरन ओर की मात्रा कितना, 1.5 टन आयरन ओर, 1.5 टन आयरन ओर की ज़रूरत होगी, 1.5 टन के करीब कोयले की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम कहाँ लगाएंगे, हमें ऊर्जा की ज़रूरत, हम वहीं लगाएंगे जहाँ हमारा ऊर्जा की उपलब्धता है। तो समझे किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन समय के साथ साथ ऊर्जा के जो साधन हैं उनमें गति आई है, वो बदले हैं, उनके नए स्वरूप आए हैं। जैसे मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग था, उसके फलने फूलने का कारण क्या रहा, उसके फलने फूलने का एक कारण बॉम्बे हाई रहा। बॉम्बे हाई से हम क्या प्राप्त करते थे, खनिज तेल, और उसका हम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा, मुंबई के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट की यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना हुई, तो उससे हमें उद्योगों में यानी ऊर्जा मतलब बिजली के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिलने लगी। तो हमारे वहाँ उद्योग लग सके मुंबई में। तो उद्योगों के नए उसमें जो हो सकते हैं, नए उसमें जैसे हाइड्रो पावर है, पवन ऊर्जा है। हाइड्रो पावर आप देखेंगे हिमाचल के परमाणु में है, उस क्षेत्र पे हाइड्रो पावर ज़्यादा दूर से नहीं मंगवानी पड़ती। तो उन्होंने इस तरह के उद्योग लगाए जिसमें बिजली एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। आपकी मशीन से बनने वाले हैं जैसे दवाइयाँ, वो मशीन से बनेंगी, और उनका केमिकल जो भी बनना है वो मशीन्स पे बनेगा, और मशीन्स के लिए ऊर्जा चाहिए तो वो हाइड्रो पावर से ले सकते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा से भी हमारे उद्योगों के स्थानीकरण के कारक बदलते हैं कि कहाँ उद्योग लगेगा या नहीं लगेगा। हमने पहले जो चर्चा की वो कौन सा चर्चा किया, हमने किया कच्चा माल, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा हमने ऊर्जा, पांचवा हम करेंगे कि किस तरह से बाजार महत्वपूर्ण है। गर्ल्स, मान लीजिए हमने उद्योग लगा लिया, हमारे पास कच्चा माल भी मिल गया है, हमारे पास ऊर्जा भी है, हमारे पास ऊर्जा भी है, कच्चा माल भी है, श्रमिक है, लेकिन हमने माल बना लिया, बेचने के लिए बाजार नहीं है, तो उस माल को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उत्पादक यानी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कोई भी उद्योग का स्थानीकरण वहाँ हो जहाँ उसका बाजार हो, बाजार की उपलब्धता। आप देखेंगे कि दिल्ली के चारों तरफ दूसरे जो प्रदेश हैं उनमें बाजार की स्थापना हुई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक बड़ा बाजार है, इसलिए उद्योगों की स्थापना हुई है। आपके लखानी है फरीदाबाद में, तो वो कहाँ है, वो आपके बिल्कुल दिल्ली के करीब फरीदाबाद में है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक बड़ा बाजार है। मथुरा है, आगरा है, आपका बागपत है, आपका मेरठ है, हरियाणा का क्षेत्र है, आपका दिल्ली है। इसलिए बाजार की उपलब्धता उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। तो बाजार एक महत्वपूर्ण कारक है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए भी, और आपका माल, तैयार माल बिक रहा है, उसके लिए बाजार की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। हमने पहला किया कच्चा माल, दूसरा हमने किया श्रम, तीसरा हमने किया ऊर्जा, चौथा हमने किया पूंजी, पांचवा हमने किया बाजार, और अब हम कर रहे हैं परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? परिवहन एवं संचार, अगर हमारी परिवहन व्यवस्था या संचार व्यवस्था अच्छी है तो उद्योगों को फलने फूलने का स्पेस मिलता है। अगर परिवहन संचार नहीं है तो हम माल की ढुलाई या तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें समस्या आती है, तो उद्योग वहाँ नहीं लगेगा। मान लीजिए कि ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं या जहाँ पर हम स्मूथ ट्रैफिक नहीं जा सकता हमारा, या स्मूथ हमारे परिवहन से जुड़े साधन नहीं जा सकते, तो हम वहाँ उद्योग नहीं लगाएंगे। जैसे पहाड़ी इलाकों में हमें उद्योग देखने को कम मिलते हैं, या रेगिस्तानी इलाकों में हमें उद्योग देखने को कम मिलते हैं, या हमें पठारी क्षेत्रों में हमें कम दिखते हैं, या जंगल वाले क्षेत्रों में कम है। क्यों हम कम लगा रहे हैं? क्योंकि वहाँ परिवहन की व्यवस्था ही नहीं है। परिवहन की व्यवस्था अगर हमने विकसित की तो उनकी गति कम हो जाएगी, इसलिए महत्वपूर्ण काम हो जाता। आप देखिए कि फरीदाबाद के आस पास जो गुजरता हुआ KMPL बना है, जो KMPL बड़ा जो सड़क के लिए
हाईवे बना वो कि उससे क्या फ़ायदा। आप फरीदाबाद से माल की जो तैयार माल का है वो पास के स्टेट में जल्दी पहुंचा सकते हैं, कच्चा माल जल्दी आ सकता है। इससे क्या होगा, गति बढ़ जाएगी। गति बढ़ने से क्या होगा, हमारा समय कम लगेगा तैयार माल को भेजने में बाजार तक और कच्चे माल को लाने के लिए फरीदाबाद में। तो परिवहन एवं संचार महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक कारक भी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक कारक किस तरह से कि जो हिस्टोरिकल स्पेस है जिनमें उद्योग पहले ही थे, कुछ उद्योग थे, मान लीजिए कि गुड़गांव है, गुड़गांव में आपका मारुति उद्योग आया, तो मारुति उद्योग ने मारुति उद्योग से जुड़े बहुत सारे उद्योगों को आकर्षित किया। मान लीजिए मारुति से जुड़े उद्योग, मान लीजिए एसेसरीज बननी है, उसकी सीट कवर बनने हैं, तो उससे जुड़ा एक उद्योग विकसित होगा। क्यों? क्योंकि मारुति उद्योग वही है और उसके लिए सीट कवर चाहिए, तो एक उससे जुड़ा उद्योग विकसित हो गया। तो समझिए फिर इससे क्या होता है, ये आकर्षण ऐतिहासिक कारक है कि हम उद्योगों की स्थापना वहीं हो रही है जहाँ पुराने उद्योग लगे हुए हैं। समझ रहे गर्ल्स कि पुराने उद्योग हैं। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक कारक महत्वपूर्ण होता है। फिर अंतिम और अति महत्वपूर्ण, सरकारी नीतियाँ। उद्योगों के विकास के लिए सरकारी नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। किस तरह से, मान लीजिए कि हमारे पास सारे कारक हैं लेकिन सरकार के कड़े नियम उद्योगों को खोलने के लिए, तो हमारे उद्योगों का विकास उतना नहीं हो पाएगा। हम उस जगह उद्योग लगाएंगे जहाँ नियम थोड़े से मजबूत नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि यूरोपीय देशों में उद्योग नहीं लग रहे हैं, या उन्हें वहाँ उद्योग लगाना एक महंगा कार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आपको पर्यावरण के कठोर नियम है जिनका पालन करना पड़ता है, और उसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, जिससे वस्तु का कॉस्ट बढ़ जाता है। आप पैसे लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा लगाएंगे तो आप कॉस्टिंग भी तो ज़्यादा रखेंगे। इससे जो उत्पादन कर रहा है उसे फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए यूरोपीय देशों ने क्या, विकासशील देशों में अपने उद्योग लगाने शुरू कर दिए। जैसे आप देखेंगे चीन उसके केंद्र बना, भारत उसका केंद्र बना। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। इस तरह से भारत में भी आप अपने देश के संबंध में समझ सकते हैं। आप देखिए कि दिल्ली में जब उद्योग लगाने के लिए मना करा कि कैपिटल में बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो विभिन्न राज्यों ने सस्ती दरों पर ज़मीन उपलब्ध करवाई। जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने, हिमाचल ने सस्ती ज़मीनें उपलब्ध करवाई। सस्ती ज़मीन के उपलब्ध कराने के साथ आसपास रहन सहन की व्यवस्था और राजमार्ग और सड़कों को विकसित किया, जिससे उद्योग धंधे पनप सके। और देखिए आपके आसपास उद्योगों की मशरूमिंग हुई, किस लिए? ये सरकारी नीतियों के कारण हुआ। फिर दूसरा, आप टैक्स किस तरह से रखते हैं, यानी शुल्क किस तरह से वसूलते हैं। शुल्क एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है कि उद्योग धंधों को लगाने के लिए, कि आप सस्ती दरों पर ज़मीन दे रहे हैं, तैयार माल कच्चे माल पर कितना शुल्क लगा रहे हैं। अगर कम लगा रहे हैं तो हम उस राज्य में जाएंगे जहाँ कम लगा रहे हैं। तो इस तरह से सरकारी नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हो जाती हैं उद्योग लगाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए हमने विभिन्न कारकों की चर्चा की। कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, सरकारी नीतियाँ, ऊर्जा के साधन, ऐतिहासिक कारण। तो इस तरह से किसी उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए ये सभी कारक महत्वपूर्ण है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सभी कारक ही एक जगह उपलब्ध होंगे तभी उद्योग लगेगा। किसी जगह कुछ कारकों की उपलब्धता के कारण हम उद्योग वहाँ लगा सकते हैं, किसी जगह दूसरे कारक उपलब्ध होंगे तो हम उद्योग लगा सकते हैं। लेकिन उद्योगों के स्थानीयकरण को निर्धारित करने वाले कारक के पीछे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कॉस्टिंग, कि उत्पादित माल का मूल्य क्या होगा। उत्पादित माल का मूल्य, ये सब कारक उद्योग में तैयार माल यानी उत्पादित माल के मूल्य को तय कर रहे हैं, जो बाजार तक पहुंचना, जो उपभोक्ताओं तक पहुंचना है, जो किसी राष्ट्र के विकास को निर्धारित करेगा। तो ये सब किसको? कॉस्टिंग को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम उद्योगों के स्थानीयकरण को समझते हैं। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं छोड़ते हैं, और हम अगली कक्षा में मेरी वीडियो देखने के बाद आप ये भी सोचिएगा कि उद्योगों के स्थानीयकरण के, जैसे कि फरीदाबाद में उद्योगों के स्थानीयकरण के क्या क्या कारक है, कौन कौन से उद्योग हैं फरीदाबाद में, और वो फरीदाबाद में वो उद्योग क्यों हैं, इस पर आपको विचार करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।